नमस्कार। आपका वामिक एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में यानी 4-5 दिन पहले जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी वो ऑडिट की 28वें नंबर की क्लास थी, जिसमें आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया था। यानी चैप्टर था आपका इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में बात की थी, जिसमें इस चैप्टर में आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज इस क्लास या वीडियो के माध्यम से पार्ट बी या सेकंड नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी 29 नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे टोटल ऑडिट के रूप में, और इस चैप्टर की सेकंड नंबर की क्लास रहेगी। ठीक है, तो अब आपकी आज 11 जून हो चुका है, 11 जून 2026 हो चुका है। तो आज से आपकी क्लासें हैं जो रेगुलर रूप से आपको मिलती रहेगी। अब मैं पूर्ण रूप से फ्री हूँ। ठीक है, तो आपका कोर्स 31 जुलाई के आसपास कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और वैकेंसी भी है, तो आपकी वैकेंसी भी इसी माह जून लास्ट तक आने की पूरी पूरी संभावना है। तो जल्दी 10-12 दिन में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और जो एग्जाम है आपकी, एग्जाम आपका अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है। ठीक है, तो अक्टूबर 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। अब इसके लिए कई साथियों के कमेंट थे कि सर जो आप क्लास से पढ़ा रहे हैं वो क्लास से आपकी कहाँ मिलेगी। ठीक है, उन आप लोगों को कैसे मिलेगी, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक यानी ऑडिट की जो 28 या 28 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, और इसके अलावा अकाउंटेंसी की 45-46 क्लासें मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो अगर किसी को अकाउंटेंसी की क्लासें देखनी है तो मैंने यूट्यूब चैनल पर यानी वामिका अकेडमी पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो जैसे आप यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाना, तो प्लेलिस्ट बना रखी है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट क्लासेज के नाम से है। वहाँ पे तो आपको अकाउंटेंसी क्लासेस मिलेगी, और इसके अलावा अगर आपको ऑडिट की क्लासेस देखनी है तो जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट ऑडिट क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पे आपको जो भी अब तक की ऑडिट की क्लासें हैं, टोटल की ऑडिट की क्लासें आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे अब तक जो मैंने अकाउंटेंसी क्लासेस पढ़ाई है तो वो आपको मैंने प्लेलिस्ट का नाम बता दिया, वहाँ मिल जाएगी। ऑडिट का नाम बता दिया कि ये क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी, तो वहाँ मिल जाएगी। और इसके अलावा जो रिमेनिंग आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका पोस्टिंग रहेगा, एफएम रहेगा, टैक्स रहेगा, और इसके अलावा आपका एडवांस अकाउंटेंसी रहेगी, कंप्यूटर अकाउंटिंग रहेगी, जीएसटी रहेगा, एक्सेट्रा जो भी रिमेनिंग आपकी कंपनी लॉ है। ठीक है, तो और इसके अलावा आपका ये कंपनी अकाउंट्स है, उसके बारे में जो भी चैप्टर नए पढ़ते जाएंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो भी पूरी क्लासें हैं आपको एक प्लेलिस्ट यानी जो भी सब्जेक्ट होगा उसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जो कि मैंने बना रखी है। और जल्दी आपका ऑडिट यानी मैं आपको 13-14 जून 2026 तक इसको कंप्लीट करवा दूंगा। फिर नेक्स्ट आपके सजेशन से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी आपको नया प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अब एक और कई अभ्यर्थी ऐसे पूछ रहे थे कि सर जो आपकी क्लासें हैं वो नंबरिंग या नंबर के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल नंबर के हिसाब से है। जैसे जेविनियल जूनियर अकाउंटेंट क्लासेस के नाम से अकाउंटेंसी क्लासें हैं, तो मैंने जो टाइटल होता है वीडियो का, तो वहाँ पे लिख रखा है कि ये क्लास नंबर कितने की है। और उसके अलावा जैसे क्लास नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एक्सेट्रा जो भी क्रमांक के अनुसार है मैंने डाल रखी है कंटिन्यू रूप से। और उसके अलावा जैसे आपका कोई चैप्टर है उसमें आपका जैसे मान के चलो 3 क्लासें हैं, तो वहाँ पे मैंने थंबनेल पे और जो टाइटल उसमें डाल रखा है कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जो भी है पार्ट डी, जो भी क्लासें हैं उस चैप्टर की मैंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के रूप में उसको डिवाइडेड कर रखी है। और जो क्लासें आपकी कंटिन्यू रूप से है उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी 3 क्लासें हो गई बीच में दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। यानी कंटिन्यू रूप से आपकी क्लासें स्टार्ट की गई है, तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी मैंने नंबरिंग दे रखी क्लासों, जो भी क्लासें हैं, तो उस क्लासों के हिसाब से आप अपना अध्ययन चालू करें। तो इसमें लास्ट क्लास में यहाँ पे इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में इसका स्ट्रक्चर देख चुके थे, हिस्ट्री ऑफ IAS भी देख चुके थे, इसके अलावा पर्पस देख चुके थे, ऑब्जेक्टिव लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रोनाउंसमेंट देख चुके हैं। यानी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके अलावा मेंबरशिप है, यानी कितने मेंबर होते हैं, अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, उसकी जो टाइम पीरियड होता है कितना होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। इसके अलावा द IAS भी चेयर के बारे में बात हो चुकी है। इसके अलावा टर्म्स ऑफ ऑफिसेज के बारे में बात हो चुकी है, कार्यकाल के बारे में बात हो चुकी है, मीटिंग प्रोसीजर के बारे में लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। और यहाँ अब यह ड्यू प्रोसेस के बारे में बात हो चुकी है। इसके अलावा कंसल्टेटिव एडवाइजरी ग्रुप के बारे में बात हो चुकी है, और अदर्स के बारे में बात कर चुके हैं। द प्लानिंग कमेटी के बारे में बात हो चुकी है। द प्लानिंग कमिटीज पर्पज, ऑब्जेक्टिव, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंपोजिशन आर सेट बिलो, उसके बारे में बात हो चुकी है। IAS प्लानिंग कमेटी चार्टर के बारे में, पर्पज के बारे में बात हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो चुकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात हो चुकी है, दायित्वों के बारे में बात हो चुकी है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड लास्ट क्लास में आपको पेज नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। वो जो रिमेनिंग जो भी पेजेज है, जो भी टॉपिक्स है, जो भी चैप्टर्स है,
एंड जो टॉपिक्स है उसको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कंपोजिशन के बारे में, इसके कंपोजिशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि आप सभी को पता है कि नोट्स है, बाइलिंगुअल है, आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे चैप्टर का आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यूज देंगे। ठीक है, और जैसे आपका यानी लास्ट जुलाई अगस्त के आसपास जैसे कोर्स कंप्लीट होता है, तो एग्जाम से लगभग 1.5-2 माह यानी लगभग 40-45 दिन तक आपका एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे, और ये क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, अब तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन से। तो योजना समिति की अध्यक्षता IAASB अध्यक्ष करते हैं, यानी जो भी योजना समिति होती है उसकी अध्यक्षता चेयरमैनशिप IAASB के अध्यक्ष करते हैं। योजना समिति में IAASB के 4 से 6 सदस्य और IAASB के तकनीकी निदेशक इसमें इंक्लूड होते हैं, जो भी टेक्निकल डायरेक्टर होते हैं उनको शामिल किया जाता है। योजना समिति के सदस्यों के साथ आमतौर पर बैठकों में कोई तकनीकी सलाहकार उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा योजना समिति के सदस्यों की नियुक्ति IASB के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और IASB के, यानी मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ इसको, IASB के अध्यक्ष को किसी भी समय योजना समिति में कार्यरत IASB सदस्यों को बदलने का अधिकार होता है, और जिसमें सदस्यों का रोटेशन भी शामिल हो सकता है। योजना समिति का अध्यक्ष सदस्यों में परिवर्तन होने के बाद उचित समय के भीतर IASB को इस संबंध में प्रतिक्रिया देते हैं और कम से कम वार्षिक रूप से योजना समिति के सदस्यों की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा IASB CAG अपने किसी सदस्य को योजना समिति के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, योजना समिति के अध्यक्ष अन्य व्यक्तियों को पर्यवेक्षक के रूप में योजना समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि यदि किसी परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करनी हो या किसी टास्क फोर्स के अध्यक्ष और परियोजना कर्मचारियों को आमंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा MD और प्रबंध निदेशक के बारे में बात करें तो व्यावसायिक मानक और IASB के वरिष्ठ कर्मचारियों को आमतौर पर योजना समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है, और IASB का एक कर्मचारी योजना समिति को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब इसमें अदर्स देखते हैं, यानी ये थ्योरेटिकल है, तो यहाँ पे जो जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहीं रुक के थोड़ी देर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे इस टॉपिक में या इस फैक्ट्स में प्रश्न आने के एग्जाम में पॉसिबिलिटी है। योजना समिति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए लिखित संचार के माध्यम से संपर्क करेगी या व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या तकनीकी निदेशक द्वारा योजना समिति के अध्यक्ष के परामर्श से निर्देशित किए जाने पर बातचीत करेगी, या व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेगी, यानी जो भी डिजिटल माध्यम होगा उसके माध्यम से बैठक करेगी। और योजना समिति के सदस्य और चार्टर IASB की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, और योजना समिति के चार्टर के समय समय पर आवश्यकता अनुसार IASB द्वारा समीक्षा भी की जाएगी, यानी कमेटी के बारे में बता रहेगा जो बैठकें होती है उसके बारे में। नेक्स्ट है जुरिडिक्शनल नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स के बारे में बात है, यानी NASS। ये ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। NASS का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स। क्या हो जाएगा, नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स हो जाएगा। इसको देखते हैं, तो प्रतिवर्ष IAASB विश्व भर के क्षेत्रीय राष्ट्रीय लेखा परीक्षा मानक निर्धारकों NASS के एक समूह की बैठक आयोजित किया करता है, जिनका साझा लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को प्रचारित करना और उनके विकास के आरंभिक चरण में ही आम सहमति तक पहुंचना है। IAASB और राष्ट्रीय लेखा परीक्षा मानक निर्धारकों के बीच संपर्क के उद्देश्य का विवरण कब हुआ था, मार्च 2006 में भाग लेने वाले NASS द्वारा संपर्क गतिविधियों के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने के रूप में स्वीकार किया गया था। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करें तो वर्तमान में भाग लेने वाले NASS देशों के बारे में बात करें तो इसमें NASS में भाग ऑस्ट्रेलिया ने लिया था, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग। विशेष प्रशासनिक क्षेत्र भारत, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ नॉर्डिक संघ इससे संबंधित थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में बात करते हैं। अब आपका IAS देखते हैं, क्या देखते हैं, IAS देखते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग IAS रेफर टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड डीलिंग विद द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग द फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इन्फो। These standards are issued by the International Federation of Accountants and IFAC की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स थ्रू द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। द ISAS include requirement and objective along with application and other explanatory material। यानी अंतरराष्ट्रीय लेखा परीक्षा मानक ISA वित्तीय सूचनाओं की वित्तीय लेखा परीक्षा करते समय स्वतंत्र लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी जो संबंधित पेशेवर मानक है। ये मानक अंतरराष्ट्रीय लेखा परीक्षा में आश्वासन मानक बोर्ड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय
लेखाकार संघ यानी IFASC द्वारा जारी किए जाते हैं और ISA में आवश्यकताओं और उद्देश्यों के साथ साथ अनुप्रयोग और अन्य प्रख्यातनात्मक सामग्री भी इसमें शामिल की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो लेखा परीक्षक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बोर्ड के संपूर्ण पाठ, उसके अनुप्रयोग और अन्य व्याख्यात्मक सामग्री सहित का ज्ञान होना अनिवार्य है ताकि वह उद्देश्यों से अवगत हो और आवश्यकताओं को उचित रूप से लागू कर सके। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड एक स्वतंत्र मानक निर्धारण निकाय है जो लेखा परीक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, समीक्षा, अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करके और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानकों के अभिसरण को सुगम बनाकर जनहित में कार्य करता है। ऐसा करके IAASB विश्व भर में अभ्यास की गुणवत्ता और एकरूपता को बढ़ाता है और वैश्विक लेखा परीक्षा एवं आश्वासन पेशे में जनता का विश्वास मजबूत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके अलावा IAASB विश्व स्तर पर सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अन्य घोषणाओं का एक समूह विकसित करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और IASB के सदस्य व्यापक जनहित और विश्वव्यापी लेखांकन पेशे के हित में कार्य करते हैं। इसके अलावा इसके परिणाम स्वरूप वे किसी ऐसे मामले पर अपना रुख अपना सकते हैं जो उनके देश या फर्म की में प्रचलित प्रथा के अनुरूप नहीं है या उन लोगों द्वारा अपनाए गए रुख के अनुरूप नहीं है जिन्होंने अन्य IASB की सदस्यता के लिए नामांकित किया है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका महत्वपूर्ण ये होगा लिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऊपर थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल में यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न नहीं आएगा। तो लिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड यानी जो भी मानक है, तो मानकों की सूची क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार इसमें से कम 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मानकों की सूची, तो आपको स्टैंडर्ड ध्यान रखना है और ये मानक किससे संबंधित है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, तो द की स्टैंडर्ड इशूड बाय द ISA, किसके द्वारा, ISA द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर ऑडिटिंग प्लानिंग है, इंटरनल कंट्रोल है, ऑडिट एविडेंस है, यूजिंग वर्क ऑफ अदर एक्सपर्ट्स है, ऑडिट कंक्लूजन्स एंड ऑडिट रिपोर्ट है और स्पेशलाइज्ड एरियाज है। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे, यानी इनके रिगार्डिंग ये आपके ISA द्वारा ये जारी किए गए हैं। तो ISA द्वारा जारी किए गए प्रमुख मानकों में निम्न के शामिल है, यानी संबंधित जिम्मेदारियों के बारे में है, लेखा परीक्षा योजना के बारे में है। इसके अलावा आपका आंतरिक नियंत्रण है, लेखा परीक्षा साक्ष्य है, अन्य विशेषज्ञों के कार्य का उपयोग है, लेखा परीक्षा निष्कर्ष और लेखा परीक्षा रिपोर्ट है और विशिष्ट क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ISAs। ठीक है, इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो प्रत्येक ISA क्या है, प्रत्येक ISA को निम्नलिखित अलग अलग अनुभागों में संरचित किया जाता है। परिचय देखते हैं इसका। तो परिचयात्मक सामग्री में ISA का उद्देश्य, दायरा और विषय वस्तु, साथ ही ISA की स्थापना के संदर्भ में लेखा परीक्षक और अन्य लोगों की जिम्मेदारियां इसमें शामिल हो सकती है। इसका उद्देश्य देखते हैं, परिचय देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट देखे। तो प्रत्येक ISA में उस ISA द्वारा संबोधित लेखा परीक्षा के क्षेत्र में लेखा परीक्षा के उस उद्देश्य का स्पष्ट विवरण होता है। ये उद्देश्य पर बता रखा है, जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जो भी आपका ISA है, जो भी मानक है, उसमें बताया जाता है। परिभाषाएं हैं, ISA को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रत्येक ISA में प्रासंगिक शब्दों का स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, अपने ये परिचय देख रहे हैं, उद्देश्य देख रहे हैं, परिभाषा देख रहे हैं। इसमें बेसिक रूप से बता रखा है कि ये किससे संबंधित है, इनका मुख्य क्या कार्य होता है। रिक्वायरमेंट देखें, आवश्यकताएं देखें, तो प्रत्येक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताई गई आवश्यकताओं द्वारा समर्थित किया जाता है। आवश्यकताओं का मिशन लेखा परीक्षक को ये करना होगा वाक्यांश द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसका नेक्स्ट अनुप्रयोग एवं अन्य व्याख्यात्मक सामग्री, अनुप्रयोग और अन्य व्याख्यात्मक सामग्री किसी आवश्यकता का अर्थ या उसके अंतर्गत आने वाली बातों को अधिक स्पष्ट रूप से समझाती है, या इसमें उन प्रक्रियाओं के उदाहरण शामिल होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द ISA। इसके उद्देश्य देख लेते हैं लास्ट में। तो ISA के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो राष्ट्रीय, ये इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपको क्या है, यानी इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स, राष्ट्रीय लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलना की जाती है। फर्स्ट तो क्या की जाती है, जो राष्ट्रीय लेखांकन होता है और लेखा परीक्षा मानक होते हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मानक है उनसे उनके साथ इनका कंपैरिजन या तुलना किया जाता है। और इसके अलावा लागू लेखा परीक्षा और लेखांकन मानकों के अनुपालन की सीमा निर्धारित करना और उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय रिपोर्टिंग को बनाए रखने में संस्थागत ढांचे की खूबियों और कमियों का विश्लेषण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसके अलावा देश की कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संस्था के क्षमता में सुधार हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करने और उसे लागू करने में देश की सहायता करना होता है। इसके जो मुख्य ऑब्जेक्ट्स है वो बात कर चुके हैं। अब स्कोप ऑफ ISA देखते हैं, इसको देखते हैं, यानी यह है अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा मानक, यानी इंटरनेशनल जो भी आपका स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो लेखा परीक्षा मानक स्वतंत्र लेखा परीक्षा की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा करते समय उसकी समग्र जिम्मेदारियों से संबंधित होता है। विशेष रूप से यह स्वतंत्र लेखा परीक्षा के समग्र उद्देश्यों को निर्धारित करता है और लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे की व्याख्या करता है।
ताकि स्वतंत्र लेखा परीक्षक उन उद्देश्यों को पूरा कर सके। नेक्स्ट है ये आईएसए के दायरे, अधिकार और संरचना की भी व्याख्या करता है और इसमें सभी लेखा परीक्षाओं में लागू होने वाली स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सामान्य जिम्मेदारियों को स्थापित करने वाली आवश्यकताएं शामिल है, जिनमें आईएसए का अनुपालन करने का दायित्व भी इसमें शामिल होता है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक को आगे लेखा परीक्षक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको ऑडिटर कहा जाएगा। सेकंड है वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षक द्वारा किए जाने वाले लेखा परीक्षा संबंधी कार्यों यानी आईएसए को लिखा जाता है और अन्य ऐतिहासिक वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा के लिए इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अनुकूलित किया जाना आवश्यक तो होता है। और इसके अलावा आईएसए लेखा परीक्षक के उन दायित्वों को संबोधित नहीं करते हैं जो कानून, विनियमन या अन्य प्रावधानों के अंतर्गत उदाहरण के लिए जनता को प्रतिभूतियों की पेशकश से संबंधित हो सकते हैं। ऐसे दायित्व आईएसए में स्थापित दायित्वों से भिन्न हो सकते हैं। इसलिए यद्यपि लेखा परीक्षक ऐसी परिस्थितियों में आईएसए के कुछ पहलू सहायक लग सकते हैं, फिर भी सभी प्रासंगिक कानूनी, नियामक या व्यावसायिक दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना लेखा परीक्षक का दायित्व होता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक वर्बली देख रहे हैं। और इंपॉर्टेंट आपका जो मानक है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, वहाँ पे रुक के प्रॉपर्ली बात करेंगे। तो आईएसए में उद्देश्य, आवश्यकताएं, अनुप्रयोग और अन्य व्याख्यात्मक सामग्री शामिल है जो लेखा परीक्षक को उचित आश्वासन प्राप्त करने में सहायता करने के लिए डिजाइन की गई है। आईएसए के अनुसार लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन के दौरान पेशेवर निर्णय का प्रयोग करना चाहिए और पेशेवर संशय बनाए रखना चाहिए और अन्य बातों के अलावा। इसके अलावा संस्था और उसके परिवेश, लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे, संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, समझ के आधार पर धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलती, बयानबाजियों का मूल्यांकन करें। इसके अलावा मूल्यांकन किए गए जोखिमों की उचित प्रतिक्रिया और डिजाइन और कार्यान्वित करके सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त और उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें कि क्या महत्वपूर्ण गलत बयान मौजूद है। इसके अलावा लेखा परीक्षा में प्राप्त साक्ष्य से निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय बनाना है। इसके अलावा लेखा परीक्षक द्वारा व्यक्त किए गए राय का स्वरूप लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और किसी भी कानून या विनियमन पर निर्भर करेगा। और इसके अलावा लेखा परीक्षा संबंधित मामलों में उपयोगकर्ताओं, प्रबंधन, प्रशासन के प्रभारी व्यक्तियों या संस्था से बाहर के पक्षों के प्रति कुछ अन्य संचार और रिपोर्टिंग संबंधी जिम्मेदारियां भी हो सकती है। ये जिम्मेदारियां आईएसएच या लागू यानी आईएसए या लागू कानून या विनियमन द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आईएएसबी प्रोनाउंसमेंट है, देखते हैं। तो आईएएसबी ऑथोराइजेटिव प्रोनाउंसमेंट है, अब इनको देखेंगे। ये जो ऑडिट है मोस्टली आपकी थ्योरेटिकल है, तो ये चैप्टर है आपका लगभग पूरा थ्योरेटिकल है। तो इसमें जो मानक दे रखे हैं तो मानकों को और जो इसके परिचय और उद्देश्य उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे आईएएसबी के नियम उन लेखा परीक्षा, समीक्षा, अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं के लिए लागू होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संचालित की जाती है। ये किसी विशेष देश में ऐतिहासिक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा या अन्य सूचनाओं पर आश्वासन संबंधी कार्यों के लिए लागू या स्थानीय कानूनों या विनियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, जिनका पालन उस देश के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार करना आवश्यक है। यदि किसी विषय पर स्थानीय कानून या विनियमन आईएएसबी के मानकों से भिन्न हो या उनसे विरोधाभास रखते हो तो स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार संचालित कार्य स्वतः ही आईएएसबी के मानकों का अनुपालन नहीं करेगा। एक पेशेवर लेखाकार को आईएएसबी के मानकों के अनुपालन का दावा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसने कार्य संबंधित सभी मानकों का पूर्णतः अनुपालन न कर लिया हो। और इसके अलावा आईएएसबी का आधिकारिक घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो आईएएसबी द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित प्राधिकार है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी प्राधिकार को देखेंगे। अब यानी अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित प्राधिकार कौन कौन से हैं, अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट तो है ऐतिहासिक वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा मानक यानी आईएस से लागू किए जाने हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक वित्तीय सूचनाओं की समीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा अनुबंध मानक आईएसआरई लागू किए जाने हैं। और इसके अलावा ऐतिहासिक वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा या समीक्षा के अलावा अन्य आश्वासन अनुबंधों में अंतर्राष्ट्रीय आश्वासन अनुबंध मानक आईएसएई लागू किए जाने हैं। और संकलन अनुबंधों यानी जो भी कलेक्टेड एग्रीमेंट है, तो संकलन अनुबंधों, सूचनाओं पर सहमत प्रक्रियाओं लागू करने वाले अनुबंधों और आईएएसबी द्वारा निर्दिष्ट अन्य संबंधित सेवाओं के अनुबंधों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधित सेवा मानक आईएसआरएस लागू किए जाने हैं। 5 नंबर का है, तो आईएसआरईज और आईएसएई और आईएसआरएस को सामूहिक रूप से
IAASB के अनुबंध मानक कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको, जो भी उपरोक्त आपको बता रखे हैं मानक, यानी एक तो ISAS और ISRES और ISAE और ISRS को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, IAASB कहा जाता है। ठीक है, ये इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है IAASB के अनुबंध मानकों के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मानक, यानी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मानक, इसको शॉर्ट में कहते हैं ISQC, लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑथोराइजेटिव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मानक ISA के स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संदर्भ में लिखे गए हैं। अन्य ऐतिहासिक वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा के लिए इन्हें परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जाना आवश्यक है। ISA का अधिकार ISA 200 में निर्धारित किए गए हैं, यानी जो ISA का अधिकार है वो ISA 200 में निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मानक ISQC IASB के अनुबंध मानकों के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाओं के संबंध में प्रमुख द्वारा लागू होने के लिए लिखे गए हैं। IACC का अधिकार IACC का प्रस्तावना में निर्धारित है। इसके अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुच्छेद 6 से 8 में पहचाने गए कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उद्देश्यों, आवश्यकता, अनुप्रयोग और अन्य व्याख्यात्मक सामग्री, परिचयात्मक सामग्री और परिभाषाएं इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा इन शब्दों की व्याख्या उसी प्रकार की जानी चाहिए जिस प्रकार ISA 200 में ISA और वित्तीय विवरण लेखा परीक्षा के संदर्भ में इनकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट व्यवसाय निर्णय है, देखो खास इंपोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट यहां से देखेंगे तो IASB नॉन ऑथोराइजेटिव प्रोनाउंसमेंट है, गैर प्रमाणिक सामग्री के बारे में बात करेंगे। तो नॉन ऑथोराइजेटिव मटेरियल इंक्लूड्स प्रैक्टिस नोट्स इशूड बाय द IASB एंड स्टाफ पब्लिकेशंस। नॉन ऑथोराइजेटिव मटेरियल इज नॉट पार्ट ऑफ द IASB's इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यानी गैर प्रमाणिक सामग्री क्या है, यानी गैर प्रमाणिक सामग्री में IASB द्वारा जारी अभ्यास नोट्स और स्टाफ प्रकाशन शामिल है। गैर प्रमाणिक सामग्री क्या है, गैर प्रमाणिक सामग्री IASB के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का हिस्सा नहीं है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस नोट्स के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस नोट्स क्या होता है उसके बारे में फिर बात करेंगे। स्टाफ पब्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा अभ्यास नोट्स। ये देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा अभ्यास नोट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेखा परीक्षा अभ्यास नोट्स, अब इसका शॉर्ट हो जाएगा IAPN। क्या हो जाएगा, यानी इंटरनेशनल ऑडिट प्रैक्टिस नोट्स IAPN। लेखा परीक्षकों पर ISAS में शामिल आवश्यकताओं के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त आवश्यकताएं नहीं थोपते हैं, न ही वे लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा से संबंधित सभी ISA का अनुपालन करने की जिम्मेदारी को बदलते हैं। IAPN लेखा परीक्षकों को व्यवहारिक सहायता प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय मानकों के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा इनका प्रसार करना या संबंधित राष्ट्रीय सामग्री विकसित करने में इनका उपयोग करना है। ये ऐसी सामग्री प्रदान करते हैं जिसका उपयोग कंपनियां अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आंतरिक मार्गदर्शन को विकसित करने में कर सकती है। इसके अलावा विषय की प्रकृति के आधार पर एक IAPN लेखा परीक्षक के निम्नलिखित में सहायता कर सकता है। इसके अलावा संस्था की परिस्थितियों को समझना और महत्वपूर्ण गलत बयानों के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेना है। इसके अलावा आकलित जोखिमों पर प्रतिक्रिया देने के तरीके के बारे में निर्णय लेना, जिसमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उपयुक्त प्रक्रियाओं के बारे में निर्णय शामिल है। और इसके अलावा वित्तीय विवरणों पर राय बनाने और शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करने सहित रिपोर्टिंग संबंधी विचारों को संबोधित करना है। और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित अभ्यास नोट्स कौन कौन से हैं, इसमें IASB ISRES जो भी दे रखी है। समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा अनुबंध अभ्यास नोट्स, अंतर्राष्ट्रीय आश्वासन अनुबंध अभ्यास नोट्स और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधित सेवा अभ्यास नोट्स भी जारी कर सकता है। जैसे कर्मचारी प्रकाशन के बारे में है, किसके बारे में, कर्मचारी प्रकाशन। तो कर्मचारी प्रकाशन का उपयोग मौजूदा आवश्यकताओं और अनुप्रयोग सामग्री का संदर्भ देकर या IASB घोषणाओं के प्रासंगिक प्रावधानों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करके अभ्यासकर्ताओं को महत्वपूर्ण नए या उभरते मुद्दों के बारे में जागरूक करने में सहायता प्रदान के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, अब भाषा के बारे में, किस बारे में, लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो IASB के अंतर्राष्ट्रीय मानक अभ्यास नोट्स एक्सपोजर ड्राफ्ट या अन्य प्रकाशन का एकमात्र आधिकारिक पाठ वह है जो IASB द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया है। अब मैंने आएगा आपका लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। अब यहाँ से महत्वपूर्ण
यानी जो आप अब तक अभी तक जो स्टार्ट किया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, एंथोटिकल पार्ट के रूप में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, क्या है, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, जो भी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड है, महत्वपूर्ण कौन कौन से मानक है उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यही एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। अब इनको देखते हैं, पहले इनका एक नॉर्मल परिचय देख लेते हैं। इसमें बता रखा है an international standard on quality control and ISQC quality controls for firms that perform audits and review of financial statement and other assurance and related services engagement, ISA जो आपका 200 है, और वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, और ISA आपका 210 है, एग्रीइंग दैट टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों और अन्य आश्वासन एवं संबंधित सेवा अनुबंधों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण है। नेक्स्ट है ISA 200 स्वतंत्र लेखा परीक्षा समग्र उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा का संचालन करना है। ISA 210 में क्या बता रखा है, लेखा परीक्षा अनुबंधों की शर्तों पर सहमति है। तो ये ISA 2 देखिए स्टैंडर्ड है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही आपका इंपोर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका, यानी आपके नोट्स बाय लैंग्वेज है, तो यहाँ हिंदी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इंग्लिश वाला देख लेना जिसको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। ISA 220 है, कौन सा है, ऊपर 200 210 देख चुके हैं, अब 220 देखते हैं। ISA 220 आपका वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के रिगार्डिंग है। ISA 230, ये संख्या आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। ISA 230 आपका लेखा परीक्षा दस्तावेज यानी ऑडिटिंग डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग बनाया गया है। ISA 240 में बता रखा है कि वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में धोखाधड़ी से संबंधित लेखा परीक्षा की जो कौन कौन जिम्मेदारियां वो बता रखी है। इसके अलावा ISA 250 में वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में कानूनों और विनियमों पर विचार किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बता रखा है। ISA 260 में शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ संचार किस प्रकार से उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा। ठीक है, वो बता रखा है। ISA 265 में आंतरिक नियंत्रण में कमियों का शासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सूचित करना उसके बारे में बता रखा है। और नेक्स्ट ISA आपका इंपॉर्टेंट 300 है, तो ISA 300 में वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की योजना बनाना उसके बारे में बताया गया है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो उसकी जो लेखा परीक्षा ऑडिट की जाती है वो किस प्रकार से की जाएगी, उसकी जो योजना प्लानिंग किया जाता है ऑडिट के रिगार्डिंग, वो ISA 300 में बता रखा है। ISA 315 में संस्था और उसके परिवेश को समझकर महत्वपूर्ण गलत कथनों के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन के रिगार्डिंग बताया गया है। इसके अलावा ISA 320 यानी 320 में लेखा परीक्षा की योजना बनाने और उसे निष्पादित करने में महत्व है, इंपॉर्टेंस उसके बारे में बता रखा है। इसके अलावा ISA 330 में मूल्यांकित जोखिमों के प्रति लेखा परीक्षा की प्रतिक्रियाएं हैं। ISA 402 में लेखा सेवा संगठन का उपयोग करने वाली संस्था संबंधी लेखा परीक्षा संबंधी विचार है। इसके अलावा ISA 450 कौन सा है, ये महत्वपूर्ण है। ISA 450 में मूल्यांकन लेखा परीक्षा के दौरान पहचानी गई जो गलतियां हैं, जो भी एरर्स है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यानी इंपॉर्टेंट ISA के बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये ISA आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो इनमें से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। ISA 500 है, लेखा परीक्षा साक्ष्य के बारे में है और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट है 501 है, लेखा परीक्षा साक्ष्य चयनित मदों के लिए विशेष विचार है। 505 आपका भाव पुष्टिकरण के लिए है। 510 आपका आरंभिक लेखा परीक्षा कार्य आरंभिक शेष के रिगार्डिंग है। 520 आपका विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के रिगार्डिंग है, इसके रिगार्डिंग है। 520 आपका विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के रिगार्डिंग है। 530 लेखा परीक्षा नमूनाकरण के रिगार्डिंग है, सैंपल के रिगार्डिंग है, ऑडिट का जो सैंपल होता है उसके रिगार्डिंग ISA 530 में उल्लेख कर रखा है। ISA 540 में लेखा अनुमानों की लेखा परीक्षा, इसमें उचित मूल्य लेखा अनुमान और संबंधित प्रकटीकरण इसमें इंक्लूड किया गया है। ISA 550 संबंधित जो भी स्टेक होल्डर है, संबंधित पक्ष है, उसके रिगार्डिंग है। 560 में अनुवर्ती घटनाएं हैं, बाद की जो घटनाएं होती है एक्सेट्रा जो भी है वो बता रखी है। इसके अलावा 570 में निरंतर व्यवसाय के बारे में बता रखा है। 580 में लिखित निरूपण रिगार्डिंग बता रखा है। 600 में ISA 600 में विशेष विचार समूह वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा घटक लेखा परीक्षकों के कार्य के रिगार्डिंग बता रखा है। इसके अलावा ISA 610 में आंतरिक लेखा परीक्षकों के कार्य का उपयोग। 620 में लेखा परीक्षक के विशेषज्ञ के कार्य का उपयोग बता रखा है। 700 में वित्तीय विवरणों पर राय बनाना और रिपोर्टिंग करने के बारे में है। 705 में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राय में संशोधन के रिगार्डिंग है। 706 में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण विषय और अन्य विषय संबंधी अनुच्छेद है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपने यहाँ पे इतनी समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको ये तो एक तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 710 के बारे में बात करें तो तुलनात्मक जानकारी, संगत आंकड़े और तुलनात्मक वित्तीय विवरण के बारे में है। 720 में आपका लेखा परीक्षा वित्तीय विवरणों के वाले दस्तावेजों में
अन्य जानकारी संबंधित लेखा परीक्षा की जिम्मेदारियां हैं यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 800 आईएसए में विशेष विचार विशेष आइडियाज के बारे में है, जिसमें विशेष प्रयोजन ढांचों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा है। आईएसए 805 में विशेष विचार है, एकल वित्तीय विवरणों और वित्तीय विवरण के विशिष्ट तत्वों, खातों या मदों का लेखा परीक्षा के बारे में है। इसके अलावा आपको आईएसए 810 ये महत्वपूर्ण है। कौन सा? आईएसए 810 है सारांश वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट करने के लिए कार्य, यानी जो भी समरी है, जो भी वित्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन पे किस प्रकार से राय व्यक्त की जाएगी, रिपोर्ट दी जाएगी। ठीक है, तो ये आईएएस आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं आपका IAPN 1000 वित्तीय उपकरणों के लेखा परीक्षा में विशेष विचार अंतरराष्ट्रीय लेखा परीक्षा अभ्यास नोट्स के बारे में बता रखा है। IAPN है आपका। अब IAPN स्टार्ट हो जाता है। अब इनको देखते हैं। नेक्स्ट यानी ISRES 2000 और 2699 समीक्षा अनुबंधों पर अंतरराष्ट्रीय मानक 2400 संशोधित किया गया है। और ऐतिहासिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा के लिए अनुबंध है। ISRES 2410 संस्था के स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किए गए अंतरिम वित्तीय सूचना की समीक्षा के रिगार्डिंग है। और इसके अलावा आपका ISAES 3000 से लेके 3399 सभी आश्वासन अनुबंधों पर लागू होता है। इसके अलावा 3000 संशोधित है। ऐतिहासिक वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा समीक्षा के अलावा अन्य आश्वासन अनुबंध है। और इसके अलावा 3436 विषय विशिष्ट मानक के बारे में यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट ISES आपका 3400 भावी वित्तीय सूचना की जांच। पूर्व में IAS 810 था, इसको रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका 3402 सेवा संगठन में नियंत्रणों पर आश्वासन रिपोर्ट है। 3410 आपका ग्रीन हाउस गैस विवरणों पर आश्वासन अनुबंध है। इसके अलावा 3420 आपका प्रोफार्मा वित्तीय सूचना के संकलन पर रिपोर्ट करने के लिए आश्वासन अनुबंध विवरणिका है। नेक्स्ट संबंधित सेवाओं पर अंतरराष्ट्रीय मानक ISRS 4000 से 4699 तक है। इसमें वित्तीय सूचनाओं संबंधी समझ प्रक्रिया को निष्पादन हेतु ISRS 4400 पूर्व में ISA 920 था, इसको रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। और इसके नेक्स्ट संकलन अनुबंध है ISRS 4410 में संशोधित किया गया है। और अनुबंध प्रक्रिया अनुबंध है ISRS 4400, इसको भी संशोधित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का, लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स रोल, यानी जो आपका IFAC होता है। अब ये ध्यान रखना IFAC की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है IFAC की फुल फॉर्म होती है। ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है IFAC की फुल फॉर्म क्या है। अब इसके रोल देखते हैं, इसकी भूमिका देखते हैं। यानी एक सेकंड, IFAC की जो भूमिका है या रोल है वो क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार संघ, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार संघ, मजबूत और टिकाऊ लेखांकन प्रणालियों के विकास में योगदान देकर जनहित की सेवा करता है। IFAC में वर्तमान में 130 क्या है, यानी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार संघ है IFAC में वर्तमान में कितने 130 प्लस, यानी 130 से अधिक देशों और अधिकार क्षेत्रों में 175 से अधिक सदस्य हैं, यानी 175 से अधिक सदस्य हैं इसमें, और 130 प्लस देश इसमें इंक्लूड है। 175 से अधिक सदस्य हैं और सहयोगी शामिल है। तो सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा, सरकारी सेवा, उद्योग और वाणिज्य में लगभग 3 मिलियन लेखाकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने जनहित जनादेश के हिस्से के रूप में IFAC मुख्य रूप से IASB के समर्थन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले अंतरराष्ट्रीय लेखा परीक्षा और आश्वासन मानकों के विकास, अपनाने और कार्यान्वयन में योगदान देता है। IFAC स्वतंत्र मानक निर्धारण बोर्ड को मानव संसाधन सुविधा प्रबंधन, संचार सहायता और वित्त पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा बोर्ड सदस्यों को नामांकन और चयन प्रक्रिया को सुगम बनाता है। IASB अपने एजेंडा स्वयं निर्धारित करता है और IFAC की भागीदारी के बिना अपनी उचित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग अपने प्रकाशन को अनुमोदित करता है। IFAC के पास एजेंडा या प्रकाशन को प्रभावित करने की कोई क्षमता नहीं है। IFAC हैंडबुक, मानक और अन्य मानक प्रकाशन प्रकाशित करता है और कॉपीराइट का स्वामी है। एंड जो लेखाकारों का संघ है वो एक हैंडबुक, मानक और अन्य जो भी पब्लिसिटी है उसका प्रकाशन करता है और उसके ऊपर जो प्रकाशन किया जाता है उसके ऊपर उसका कॉपीराइट का अधिकार होता है। नेक्स्ट है द IASB's इंडिपेंडेंस इन safeguarded in the number of ways। लोकहित निरीक्षण क्या है? लोकहित निरीक्षण बोर्ड द्वारा मानक निर्धारण हेतु औपचारिक स्वतंत्र लोकहित निरीक्षण या अधिक जानकारी के लिए जो भी वेबसाइट दे रखी है आप देख सकते हैं। इसमें सार्वजनिक परामर्श सहित एक कठोर उचित प्रक्रिया शामिल है। नामांकन हेतु सार्वजनिक आमंत्रण और लोकहित निरीक्षण के बोर्ड द्वारा नामांकन, चयन प्रक्रिया और औपचारिक स्वतंत्र निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा मानक निर्धारण हेतु उचित प्रक्रिया के साथ साथ एजेंडा, सामग्री, बैठकों और प्रत्येक अंतिम मानक के निष्कर्षों के प्रकाशित आधार तक सार्वजनिक पहुंच के संदर्भ में पूर्ण पारदर्शिता है। मानक निर्धारण प्रक्रिया में एक परामर्शदात्री समूह है और प्रशिक्षकों की भागीदारी, और यह अनिवार्य है कि IASB के सदस्य साथ ही नामांकन नियोजन करने वाले संगठन बोर्ड की स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और लोकहित मिशन के प्रति यहाँ पे प्रतिबद्ध हो। इस प्रकार से यहाँ पे बता रखा है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं इसको। ठीक है, यानी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड था, तो इस चैप्टर को 2 वीडियो में कंप्लीट किया गया है। यानी आपकी 28वें नंबर की 29वें नंबर की क्लासेस थी, पार्ट ए पार्ट बी के रूप में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। यानी काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बोरिंग चैप्टर है। तो इसमें से विशेष रूप से आपको जो ये चैप्टर है, इसमें से आपका इसका बेसिक और इसके ऑब्जेक्ट्स, इसको आपको ध्यान रखना है। और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट आपके पार्ट ए में और पार्ट बी में दोनों में बात कर चुके हैं, जो भी महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड मानक है उनको ध्यान रखना है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो ये मानक बता रखे हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एक बार अच्छी तरह से देखना है। यानी इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, 1-2 क्वेश्चन तो निश्चित आएंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नए वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यानी ऑडिट के सिर्फ आपके 2 चैप्टर रिमेनिंग है। ठीक है, बाकी के आपके 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपकी 29 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है इस इंक्लूडिंग दिस वीडियो। अब लास्ट में आपकी 2 या 3 या 4 क्लासें मैक्स टू मैक्स बनेगी, लगभग आपकी 33-34 क्लासें ऑडिट में होगी। ठीक है, यानी जो नॉर्मल ऑडिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में आपका जो कॉस्ट ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है, उसके बारे में नेक्स्ट जो भी 10-12 क्लासें बनेगी, 10-15 क्लासें बनेगी, उसको नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा या क्लास आएगी उसमें पूरा करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार के क्यूरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऑडिट आपके 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, फिर नया आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो मेरा टारगेट है कि आपका कोर्स है 31 जुलाई के आसपास कंप्लीट करवा दूँ, और रिमेनिंग जो आपके एग्जाम अक्टूबर 26 में प्रस्तावित है, तो कम से कम आपको 2-3 महीने मिलेंगे। तो 2-3 महीने में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज है, उनका सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।